अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले को आज 14 दिन हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में ईरान में 1444 अफराद जाबाक हो गए हैं। तेहरान समेत कई ईरानी शहरों में तबाही फैली हुई है। ईरान की जानिब से भी खित्ते में मौजूद पड़ोसी ममालिक पर हमले किए जा रहे हैं। तबाही की इस लड़ाई में अब तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि ये जंग कब तक जारी रहेगी और कब ख़त्म होगी। इसी बेयकीनी ने दुनिया भर को हिला कर रखा हुआ है। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक और मशरक़ वस्ता में लाखों लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ तेल और LNG गैस की 20% से ज़ायद तरसील की समंदरी गुजरगाह यानी आबनाए हुर्मुज़ ये बंद हुए और खलीजी ममालिक की तरफ से तेल और गैस की पैदावार महदूद और रोक देने के फैसले के साथ ही आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से भी आलमी मईशत पर शदीद इस वक्त दबाव है, हलचल मची हुई है। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जंग अमरीकी हरीफ रूस और चीन के लिए सूदमंद साबित हो रही है। अमरीका जो सदर मुंतखब होने के बाद से रूस से तेल की तिजारत करवाने वाले ममालिक को धमका रहे थे और भारी भरकम टैरिफ आयद कर रहे थे, अब वही सदर ट्रंप हैं जो भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक को रूस से तेल खरीदने के खुद ही मशवरे दे रहे हैं। एक हफ्ते पहले सदर ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे दी। फिर 2 दिन पहले रूसी सदर से फ़ोन पर बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका तेल की बढ़ती हुई कीमतें कंट्रोल करने के लिए मॉस्को के ऊपर से कुछ पाबंदियां हटा रहे हैं और आज अमेरिका ने 11 अप्रैल तक रूसी तेल पर से आयद पाबंदियां उठा ली हैं। मुख्तलिफ अतराफ से होने वाली तनकीद पर अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि इस फैसले से रूस को कोई माली फ़ायदा थोड़ी होगा। अमरीकी इदारे S&P ग्लोबल के मुताबिक पिछले हफ्ते रूसी तेल की सप्लाई 16 लाख बैरल से बढ़कर 2 करोड़ 17 लाख बैरल तक पहुंच गई है। सिर्फ चीन ने रूस से 24 लाख बैरल इजाफी तेल खरीदा है जो 10.3 मिलियन बैरल से बढ़कर 12.4 मिलियन तक जा पहुंचा है। दूसरे नंबर पर भारत की रूसी तेल की खरीदारी 2 लाख बैरल इजाफे से 86 लाख बैरल तक पहुंच गई है, जबकि आइंदा हफ्ते भारत 50 लाख बैरल मजीद रूसी तेल वसूल करने वाला है। इसी तरह यूरोप को भी गैस और तेल की सप्लाई शदीद मुतासर हो रही है। इसी दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय ममालिक को पेशकश की है कि अगर वो तवील मुद्दती ताउन पर आमादा हों तो मॉस्को यूरोप को दोबारा तेल और गैस फराहम करने के लिए तैयार है। अब नाज़रीन यहाँ ये भी याद रखिएगा कि यूक्रेन जंग के बाद यूरोपीय यूनियन और G7 ममालिक ने रूसी तेल और गैस की दरामदात पायद की थी, लेकिन अब वही यूरोप अपनी तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए रूस के दर पर उसी की टर्म्स पर आ पहुंचा है। बरतानिया के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक ईरान जंग चीन को मजबूत सिफारती मौक़े भी फराहम कर सकती है कि वो अमरीका से अहम और हसास मसाइल पर अपनी टर्म्स पर बात करे, ख़ास तौर पर ताइवान के मामले पर। दूसरी तरफ अमेरिका को इस जंग में शदीद माली और दिफाई अखराजात का सामना करना पड़ रहा है। 2 हफ्तों के दौरान पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग में अमेरिका 11.3 अरब डॉलर्स खर्च कर चुका है, लेकिन माहिरीन ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जंग में खर्च की गई रकम बताए गए आदाद-ओ-शुमार से कई गुना ज़्यादा है। इसी दौरान ईरान ने जदीद अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका का रिफ्यूलिंग तैयारा ये भी इराक में गिरकर तबाह होने की तस्दीक हुई है। तवील होती हुई जंग और बढ़ते हुए अखराजात के सबब सदर ट्रंप ने मुशीरों ने भी उन्हें जंग ख़त्म करने का मशवरा दिया है, जबकि अरकान कांग्रेस को खदशा है कि जंग की वजह से अमरीकी फ़ौजी ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। लेकिन सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो ये जंग जीत चुके हैं और ईरान सरेंडर के करीब है, लेकिन काम मुकम्मल करने के लिए अमरीका लड़ाई जारी रखेगा। सदर ट्रंप मजीद ये भी कह रहे हैं कि ईरानी हुक्मरान 47 साल से दुनिया भर में बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं और अब वो बतौर अमेरिका के 47वें सदर होने के नाते उन्हें कत्ल कर रहे हैं और बेहतरीन हालात पैदा कर रहे हैं, जो उनके लिए एजाज़ की बात है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ईरानी अवाम हुकूमत गिरा देंगे। इसी दरमियान पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे दोबारा हुए तो पहले से ज़्यादा सख्त रद्द अमल होगा। दूसरी तरफ ईरान में आज यौमुल कुद्स भरपूर अंदाज में मनाया गया है। सेहूनी हुकूमत और अमरीकी हमलों के बावजूद लाखों ईरानी तेहरान और दीगर शहरों में सड़कों पर आए। रैलियों में ईरानी सदर समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। नौ मुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अपने पहले ऑडियो बयान में कहा कि ईरान अपने हर उस शहरी के खून का हिसाब लेगा जो इस जंग में शहीद हुआ है। इसके अलावा मुश्तबा खामनाई ने खबरदार किया है कि मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद न हुए तो ईरान हमलों का सिलसिला जारी रखेगा।
उधर ईरानी सदर ने इसराइल और अमेरिका से जंग बंदी के लिए ईरान के आईनी हुकूक तस्लीम किए जाने, जंग में ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करने और आइंदा ईरान के खिलाफ जारहियत न होने की आलमी ताकतों की जमानत के मुतालबात पर मुश्तमिल 3 शराइत भी सामने रख दी हैं। खित्ते में जारी नाज़रीन इस हलचल के दौरान कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब आम तरीन मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब गए, जहां उनकी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया है और इस मौके पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई भी कसर न छोड़ रखने और ब्रादर मुल्क के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहने का अज़्म जाहिर किया है। इस अहम तरीन मुलाकात के मौके की जो तस्वीर आई हैं सामने, इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान का कॉम्बैट ड्रेस पहने हुए देखा जा सकता है, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान की जानिब से दिफाई मुआहदे के तनाजुर में दोस्त मुल्क के शाना बशाना खड़ा होने का ये बड़ा वाज़े तौर पर इयादा भी है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान बराए कानून है, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें शौकत यूसुफजई साहब भी ज्वाइन करेंगे, कादिर मंदुखेल साहब और बशीर मेमन साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन मलिक साहब ज़रा आपसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले गालिबन इफ्तार के वक्त कुछ इत्तलात आना शुरू हुई, कुछ खबरें आना शुरू हुई कि I-9 में I-8 में कोई ड्रोन्स वगैरह गिरे हैं। फिर एयरपोर्ट पर भी सुनने में आया कि फ़्लाइट ऑपरेशंस का तात्तुल आया है। अब उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आ रही हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्योंकि अफगान मीडिया भी कुछ दावे कर रहा है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। जो फितनातुल ख्वारिज या फितनातुल हिंदुस्तान है, जाहिर बात है कि वो अपनी जो उनकी तरफ से नाकाम कोशिशें होती हैं, जिस हवाले से इस दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर, जिस तरह अगर वो कोई दहशतगर्द उनकी सरजमीन इस्तेमाल करते वो पाकिस्तान में वो हमला करते हैं, जाहिर बात है हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पाक फ़िज़ाइया हमा वक्त जो है वो तैयार रहती है और किसी भी किस्म की जो है सिचुएशन हो तो उसके लिए वो तैयार हैं और मॉनिटर कर रहे होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इत्तलात शाम के टाइम पे आई, इफ्तार के वक्त कुछ ऐसी इत्तलात थी कि शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, जो कि बिल्कुल बेसलेस किस्म की इत्तलात थी। बिल्कुल कुछ तो आप देखें कि 23 मार्च के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक्सरसाइजेस चल रही हैं और उस हवाले से वो एक्सरसाइजेस ऑन गोइंग हैं, वो दोपहर में भी होती हैं, वो शाम में भी होती हैं। और ये बेबुनियाद किस्म की इत्तलात जो आई कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद हो गया, उसकी फ़िज़ाई हदूद बंद हो गई, बिल्कुल मुख्तलिफ टाइम्स पे, आपको पीछे भी याद होगा कुछ दिन पहले नोटम आया था, वो इसी एक्सरसाइजेस के हवाले से था कि ये एक्सरसाइजेस होंगी, ये मशकें होंगी 23 मार्च की परेड के हवाले से। तो उसमें आप इसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर रहे हैं? अफगानिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म की कोई जसारत नहीं की गई है? नहीं, देखें उनकी तरफ से कोशिश तो होती है कि दहशतगर्दी के जो अनासर हैं उनको वो परवान चढ़ाएं, चाहे वो किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू जो है दहशतगर्दी फैलाएं। मैं स्पेसिफिकली ड्रोन हमलों का पूछ रही हूँ। देखिए, मैं अभी राइट नाउ आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई। बीबीसी को कंफर्म किया है, बीबीसी ऐसा लिख रहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने उनको ये कंफर्म किया है कि 2 ड्रोन्स आए थे जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, मार गिराया गया है। देखिए, अभी मैं 110% श्योरिटी के साथ तो आपको नहीं कह सकता कि ये मुसद्दका खबर है या नहीं। किसी भी किस्म की ऑल्टरकेशन हो, किसी भी किस्म का ऐसा कोई सिचुएशन इवेंचुअलिटी हो, उसमें हमारी पाक फ़िज़ाइया, हमारे फ़ौज से जानने की कोशिश की है, लेकिन वो भी अभी तक इस बारे में श्योर नहीं है या उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई तस्दीक नहीं किया है, जो बीबीसी लिख रहा है। बहरहाल मुझे ये फरमाइए मलिक साहब, माजी में जो ड्रोन्स गिराए गए, क्या उनके हवाले से हम अभी तक कोई डिटेल्स गैदर कर पाए हैं? वो किस टेक्नोलॉजी के हामिल थे या किस मुल्क की जानिब से तालिबान को मिले थे कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायर करने की कोशिश की? देखें, अब क्योंकि जब अमेरिका यहाँ से इस खत्ते से गया, खत्ते के हवाले से मैं अगर जब अफगानिस्तान की बात करूँ अगस्त 2021, तो कई बहुत ऐसी मवाद थी असले की कि जो वाक़तन आपने देखा, लेकिन उसके साथ सहूनी ताकतें और फितनातुल हिंदुस्तान उनकी बिल्कुल पुश्तपनाही करता है और ये इसकी वाज़े सबूत हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो ड्रोन्स की मद में हो, चाहे वो किसी और एमिनेशन की मद में हो। वो हमेशा
जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको फैलाने में, उसको आगे जो है डिसेमिनेट करने में वो पेश होते हैं। तो इसके लिए हम इकदाम उठा रहे हैं और बिल्कुल जो ड्रोन्स हैं और जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं वो बिल्कुल हमें पता है। बिल्कुल ठीक। और अभी तक जो ऑपरेशन गजब लिलाक है उसमें 663 जो हैं वो जानम वासिल हो भी चुके हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फरमाइए, वज़ीर आज़म साहब मुख्तसर दौरानिए के लिए कल गए, सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकात भी हुई, फील्ड मार्शल भी उनके साथ मौजूद थे और फील्ड मार्शल ने जो कॉम्बैट ड्रेस पहना हुआ था और वो जो तस्वीर आई है ये एक बड़ा वाज़ेह और बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है। ये क्या पैगाम है, मुझे और नाज़रीन को बताइए। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखें, सऊदी अरब है वो हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है और इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट से पहले भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया के साथ हमारे इस तरह के ताल्लुकात, मतलब इतनी कुर्बत के ताल्लुकात, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी, हम एक दूसरे के लिए हमेशा हम वक्त दस्तयाब रहे। और क्योंकि दो मुल्क अलग अलग तो ज़रूर हैं लेकिन इनके दिल जो है आपस में धड़कते हैं और एक निस्बत भी है, जाहिर बात है हम सब तमाम मुसलमानों की और बिलखुसूस पाकिस्तानियों की। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि बिल्कुल क्राउन प्रिंस जो है वहाँ पे मुलाकात हुई उनके साथ और बिल्कुल एक लिमिटेड सी मुलाकात थी जिसमें डीपीएम थे, जिसमें पीएम थे, जिसमें फील्ड मार्शल थे। और ये मुलाकात जब हुई तो वाज़े तौर पे ये पैगाम कह लें या अनइक्विवोकल सपोर्ट कह लें कि बगैर किसी लगी लिपटी के, गैर मशरूत जो हमारी उनके साथ कह लें हर लेवल पे जो एक सपोर्ट है, जो एक सिक्योरिटी हवाले से थे सर, वो ये तो दौरान ऑपरेशन या जंग के दौरान पहना जाता है ना लिबास, तो उसकी क्या सिग्निफिकेशन, क्या अभी खित्ते के हालात इस तरह के हैं आपके सामने। मैं अगर पूरे मशरिक़ वस्ता की अगर बात करूं, हमारे हमसाया मुल्क ईरान की बात करूं, इस खित्ते के अंदर आप देखें और खित्ता एट लार्ज की बात करें, क्योंकि खित्ता खाली जो है वो मिडिल ईस्ट नहीं है, वो साउथ एशिया वो ऑन अ ग्रेटर एक्सटेंड अगर बात कर लें, मिडिल ईस्ट को भी उसमें इंक्लूड कर लें, तो उस खित्ते के हवाले से अभी हालात इसी तरह के हैं। आप देख रही हैं कि हमारा हमसाया मुल्क है उसके ऊपर जो है एक अनप्रोवोक्ड एग्रेशन हुआ है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। हमने बिल्कुल एक प्रिंसिपल स्टांस लिया और हमारा प्रिंसिपल स्टांस आज भी हम उस प्रिंसिपल स्टांस पे उसी तरह खड़े हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा दिफाई मुआहिदा है, बिल्कुल हम 110% उसकी पासदारी कर रहे हैं और पासदारी करते रहेंगे। ये पैगाम वाज़े तौर पे पैगाम है कि मेक नो मिस्टेक। हमारी आपने देखा कि जब डीपीएम ने बात की कि उन्होंने इंटरवेंशन की इरानियन अथॉरिटीज के साथ, उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब बात हुई तो वाज़े तौर पे फिर उसके बाद एक जो स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आई उन्होंने माजरत भी की। तो हमारी वाज़े तौर पे ये कोशिश है कि इस तरफ ना बढ़ा जाए। फिर वज़ीर आज़म साहब से मसूद पज़ेश्कियान की बात भी हुई और काफी देर उनकी बात हुई। उनके जो मुतालबात हैं, 3 मुतालबात उन्होंने सामने रख दिए, उसके ऊपर सालिसी के हवाले से पाकिस्तान कुछ कोशिश कर रहा है। देखें, हम हत्तल इम्कान हमारी कोशिश है कि हम किसी भी ऐसी सिचुएशन की तरफ ना जाएं जिसमें जो है हमें ऐसे कोई इकदाम उठाने पड़े। जाहिर बात है कि हमारा एक डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है और बिल्कुल हम उसके पाबंद हैं और इन एनी केस जो खत्ते की सिचुएशन है वो आपके सामने है, तो हमने वाज़े तौर पे ये बात बता दी है उनको और मैं आपसे कोई लगी लिपटी नहीं रखूंगा। मैं वाज़े तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ नाजरीन से भी कि ये सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास पर चॉइस बड़ी कम हो जाएगी इन चीज़ों के महदूद हो जाएगी। जी, यानी ईरान को कहा गया है कि अगर सऊदियों के ऊपर अटैक होता है, कोई हमला होता है, तो फिर पाकिस्तान खड़ा होगा साथ में। लेकिन हम तो अभी भी खड़े हैं, हम तो अभी भी खड़े हैं, हम तो अभी भी खड़े हैं और हम यही उनको हम तो बार बार हम ये बात उनसे कर रहे हैं, हम यही बता रहे हैं कि हमें कोई ऐसी सिचुएशन में मत डालें कि फिर देखें हमारा एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, हमारा ब्रदर मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, आप भी मुस्लिम मुल्क हैं, हमारे हमसाया मुल्क हैं, ब्रदर मुल्क हैं, लेकिन कम से कम इस हवाले से जो है आप थोड़ा सा जो है इसको देखें तो काफी हद तक उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद एक बेहतरी। लेकिन आज हमने देखा कि 56 ड्रोन अटैक किए गए हैं सऊदीया की तरफ, जो सऊदीया बता रहा है कि हमने इसको इंटरसेप्ट कर लिया। जब ये बात पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम पहुंचाया गया है ईरान को, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया इस पर?
देखिए, उनकी जाहिर बात है कि एक जो डिटेल्स हैं वो तो मैं मीडिया पे तो नहीं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जो प्राइम मिनिस्टर की एंगेजमेंट हुई है बड़ी इन डेप्थ चीज़ों पे बात हुई है। और बिल्कुल जिस तरह पिछली दफ़ा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डीपीएम ने कहा, इसहाक डार साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी कि कुछ उनको जो है श्योरिटीज़ चाहिए थी, हमने बिल्कुल वो श्योरिटीज़ लेके दी कि उनकी ज़मीन जो है वो सरजमीन वो उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और ये चीज़ें अभी भी उसी तरह ही हैं। अगर उनको कोई ऐसी सऊदीया की ज़मीन इस्तेमाल नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं, और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो कोई सबूत सामने रखें, कोई सबूत तो है नहीं ना। तो फिर इस हवाले से हमने वाज़ेह तौर पे उनको ये बावर करवाया है, हमने बताया है कि ये थोड़ा सा आप इस हवाले से देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की ज़रूरत है, ना कि हम किसी और तरफ जो है फिर थोड़े हमें मेजर्स किसी और हवाले से मामलात हों। सही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। मैं ज़रा चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जो अंदरूनी हालात हैं उस पर भी ज़रा बात कर ली जाए। मलिक साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज काफ़ी टाइम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ मुतालबात उन्होंने रखे हैं, वो दोहराए बल्कि उन्होंने मुतालबात ज़रा सुनवा दें, फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनवाइए। आईनी, कानूनी, जमहूरी, सियासी जितने भी रास्ते हैं वो हम अपना चुके हैं। ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कराया जाए। खुदा ना ख्वास्ता इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से जो भी हो, जाली हुकूमत है ये भी जिम्मेदार होगी। सर वो कह रहे हैं अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे, तो आप लोग तैयार हैं जिम्मेदारी लेने के? अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। हमने कभी भी सेहत के ऊपर सियासत नहीं की और हम हमेशा सेहत के ऊपर सियासत से इज्तनाब करते रहे हैं। सेहत के ऊपर सियासत अगर की है तो वो पीटीआई ने की है और आज भी वो कर रहे हैं। अब यही देखें कि कभी ये कहते हैं शिफा इंटरनेशनल, कभी कहते हैं अल शिफा, ये खुद जो है इतने तजब्जुब का शिकार है और ये कोई क्लैरिटी इनके अपने माइंड में नहीं है। बहन कहती है शिफा इंटरनेशनल ही हमने कहा। अब अल शिफा अल शिफा आई हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो तो देखे ना, खुद डॉक्टर नदीम वहां पे गए, 2 दफा उनका वहां पे वो मुआयना भी हुआ, जो ट्रीटमेंट थी के मामले पर इस तरह की सिचुएशन है तो अगर जो वो डिमांड कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहे हैं उसमें क्या हर्ज है? बहनों से मिलवाने में क्या हर्ज है सर? डॉक्टर्स की अगर रिकमेंडेशन हुई, जिस तरह डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन थी कि ट्रीटमेंट होनी चाहिए और ये ट्रीटमेंट पिम्स में हुई, उन्हीं की रिकमेंडेशन थी। डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि इनको अस्पताल मुंतकिल कर दें तो हमें इसमें कोई आड़ नहीं। हम तो देखें ना, ये कोई जिद वाली बात तो नहीं। ये डॉक्टर्स की, उनके डॉक्टर्स की बात करें जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं, जी, जो स्पेशलिस्ट हैं, जी बिल्कुल, जो स्पेशलिस्ट हैं। और इस्मा में तो एक और इंजेक्शन भी उनको लगना है, तो जारी बात है। अब वो मुझे फरमाएं कि आप लोग बिल्कुल इस बारे में क्लियर हैं कि खान साहब की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, उनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल दुरुस्त समत में जा रही है, उनको जरूरत नहीं है हॉस्पिटल करने की या जो पीटीआई मुतालबा कर रही है उस तरफ जाने की? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी जो डायग्नोसिस हुआ उस हवाले से जो डॉक्टर्स ने देखा, जो ट्रीटमेंट उनको दी गई, फराहम की गई, वही ट्रीटमेंट बनती है। अब ऑन रिकॉर्ड उनके अपने जाती नॉलेज अगर आके ना एक्सेप्ट करें, लेकिन जो ब्रीफिंग उनको दी गई थी पहले ही ट्रीटमेंट के बाद, आपको याद होगा जब अडयाला में उनका मुआयना हुआ सारा, तो उसमें फिर जाहिर बात है उनके डॉक्टर ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। मुसद्दका इतलात मौजूद हैं, उन्होंने अपने सर्कल्स में ये बात की है। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट तो यही बनती है और ट्रीटमेंट मिलती भी यही है। अब रिकवर वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे ये कह देना, उसको सियासी रंग दे देना और कहना कि नहीं अस्पताल शिफ्ट करें, अस्पताल किसी की देखे ना ख्वाहिश पे, फरमाइश पे तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे फरमाइए कि सुहेल आफरीदी साहब क्या वो 9 मई के हवाले से नायल होने जा रहे हैं? मैं उनकी भी जो बात है वो सुनवा दूं, फिर आप जवाब दे दें। सुनवाए। हमारे मुल्क पर मुसल्लत लोगों के इंटरेस्ट क्या है कि हमारे सेनेटर्स को नायल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को जो है 9 मई में रेडियो पाकिस्तान में नायल कर दिया जाएगा। हो जाएंगे नायल सर? देखें, अभी तो अदालतें गए हुए हैं, अदालतों में से जाके जमानतें ली हुई हैं, एक लीगल प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। या तो उससे बिल्कुल ही उस प्रोसेस में ना होते, उस प्रोसीजर का ऐसा ना होते, इनको राइट ऑफ डिफेंस है और पूरा ड्यू प्रोसेस है। पूछती मैं आपसे जो है ना वैसे एक वकील पूछ लेती हूँ। देखिए, अगर उनकी मौजूदगी थी वहां पे, अगर उनका कोई रोल था, मौजूदगी ना भी हो, लेकिन अगर रोल था टू वट एवर एक्सटेंट, उसमें फिर जब ट्रायल प्रोसीड होता है, और मैं वजीर के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कह लें कि उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उनकी वहां पे बिल्कुल जो उनका रोल है वो प्रूव हो जाता है तो बिल्कुल जब वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जब वो कन्विक्ट होंगे। तो ये तो एक देखे ना, उसका पार्ट एंड पार्सल है। खान साहब से वैसे जो मुलाकातें हैं वो कब तक बहाल हो रही है? अब तो कल फिर दोबारा अदालत ने ये कह दिया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि खान साहब
की फैमिली को मुलाकात के लिए मैंने एक मुफ्त और मुफीद मशवरा दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन वो खुद करते रहे हैं और एक नहीं मुतअद्दिद बार की है। मैंने उनसे ये कहा कि आप और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू का एक अंडरटेकिंग दे दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा कराएं रजिस्ट्रार को और अडयाला के सुपरिटेंडेंट को भी जमा कराएं और उनको बताएं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें मीडिया से अडयाला के बाहर गुफ्तगू करना या सनसनी फैलाना या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना, सिक्योरिटी सिचुएशन वहां पे बना देना, ये तमाम चीजें नहीं होंगी। फैमिली की मुलाकात होगी, फैमिली जाके मुलाकात करे, सियासत के ऊपर बात ना करे और वहां पे बिल्कुल उस ऑर्डर के पाबंद और भी काम वैसे आप लोगों ने बड़ा खामोशी से कर दिया। अब उसके ऊपर बड़ा वबाल भी उठ रहा है और उबाल भी उठ रहा है उस बात पे कि निहाल हाशमी साहब ये अचानक से क्या हुआ। तो ये किसके मुतालबे पर हुआ है? पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर हुआ है और कुछ सुनने में आया शायद नैब तरमीम पर आपको पीपल्स पार्टी के वोट चाहिए थे जिसकी वजह से आपने उनका मुतालबा माना है। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। देखें, ये डिस्कशन जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होती है और ये मुख्तलिफ जितनी भी कानून साजी है उससे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि वो हमारे इत्तेहादी जो हैं उनको हम ऑन बोर्ड लें और ऑन बोर्ड उनकी रजामंदी होती है तो फिर वो कानून को पाया जाता है नेशनल असेंबली में और सेनेट में। उनके उसके बगैर हो नहीं सकता और होता भी नहीं है। गवर्नर क्यों? मैं गवर्नर पे ही आ रहा हूँ। गवर्नर की मैंने पहले भी ये बात की थी। देखें, पीपल्स पार्टी का गवर्नर केपी में भी है, पंजाब में भी है। वहां पे जो सिचुएशन सूरत हाल है वो जाहिर बात है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि हम बसीयत एक सियासी जमात, हम अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़ी सियासी जमात हैं, अब हमारा राइट है और बिल्कुल ये चीज़ हमने उनको वाज़ेह तौर पे बताया कि हम अपनी जमात से लाएंगे और अपनी जमात से हम लेके आए। और निहाल हाशमी बिल्कुल आपको पता है कि वो फॉर्मर सेनेटर हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के। ये सारी चीजें तो मुझे पता है कि इलेक्शंस के वक्त क्या हुआ था, किस तरह का आप लोगों का मुआहदा हुआ था आपस में, लेकिन फिर कामरान टेसोरी साहब 2022 से चल रहे हैं ना सर, तो ये अचानक से तब्दीली ये पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर हुआ है, ये कंफर्म? नहीं, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर आपको कह सकता हूं कि क्योंकि कर दें फिर नहीं, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग कह लें इसको पंजाब में और केपीके में बिल्कुल उनका ये वज़रा जो है गवर्नर जो है मौजूद हैं, कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अनकंफर्टेबल थी जिसकी वजह से ये किया गया है, कामरान टेसोरी से अनकंफर्टेबल थी। देखिए, मैं अनकंफर्टेबल तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से ये वैसे भी काफी डिले हो चुका था। काफी टाइम जब से हुकूमत बनी है तब से ही ये बात चल रही थी कि गवर्नर जो है वो नून लीग के होंगे और देर आए दुरुस्त आए। इतनी बातें चल रही थी कि एमक्यूएम के साथ किसी किस्म का उनको जो एतमाद में ही नहीं लिया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, इसी टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे और एमक्यूएम से भी बात करेंगे कि अचानक से गवर्नर की तब्दीली हुई क्यों है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या कराची के मुस्तकबिल पर बात करना कामरान टेसोरी का अपना मुस्तकबिल ही ले डूबा है? तकरीबन एक महीने पहले कामरान टेसोरी की जानिब से गवर्नर हाउस में कराची के मुस्तकबिल के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी जिसमें शहर के मसाइल और उनके हल पर बात हुई थी। विफाक से मुदाखलत करने या कराची को विफाक के हवाले करने जैसी तजावीज़ भी वहाँ से सामने आई थी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस तकरीब पर शदीद गुस्से का इजहार किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तो सिंध असेंबली में करारदाद तक पेश की थी। देखिए, कुछ जगहों पे कोई मीटिंग्स हुई, उसमें कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए, और जोर मजम्मत करता हूँ। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं, आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। सिंध के वज़रा की जानिब से भी इस पर कामरान टेसोरी को तब्दील करने के मुतालबात आए थे सामने। मैंने कई दफ़ा उनके सामने ये बात मीडिया के जरिए रखी है, अपना गवर्नर लगाएं या पीपल्स पार्टी का लगाएं। जिस अंदाज में गवर्नर हाउस का इस्तेमाल हो रहा है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, सिंध के लिए नहीं, विफाक पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक बात है और इस पर वज़ीर आज़म को देखना चाहिए। और फिर ऐसा ही हुआ, गवर्नर सिंध रातों रात बदल गए। मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी सिंध के नए गवर्नर बन गए हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये तब्दीली एक कॉन्फ्रेंस की वजह से पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर हुई है? एमक्यूएम दावा ये कर रही है कि उन्हें इस तब्दीली का मीडिया से मालूम हुआ है। फारूक सत्तार तो यहां तक कह रहे हैं कि अब इनकी जमात का हुकूमत में रहने का कोई जवाज ही नहीं बनता। तो क्या अब एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा हो सकती है, वजारतों से इस्तीफा दे सकती है? और क्या एमक्यूएम अपने फैसलों में इतनी
बाइख्तियार हो गई है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है और इसी पर जवाब देने के लिए आज हमने MKM के रहनुमाओं को अप्रोच भी किया था, लेकिन में आया नहीं। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ बशीर मेमन साहब जो कि सदर हैं मुस्लिम लीग नून सिंध के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मंदुखेल साहब, जरा आपसे ही बात का आगाज करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सवाल उठ रहा है वो सारा का सारा आप ही की तरफ आ रहा है कि आप लोग काफी नाखुश थे कामरान टिसोरी साहब से, मुख्तलिफ वज़रा बात भी करते रहते थे इस हवाले से। अब ये मुतालबा अब पूरा हुआ है, आप लोगों का यही हुआ है इस बार? देखिए किरण ना साहिबा, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुस्लिम लीग नून ने कामरान टिसोरी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की है। बंदा कोई चपड़ासी कोई चौकीदार भी निकालता है तो उसको बता के कि भैया कल से नहीं आना, आपका काम ख़त्म। तो ये तो ज़्यादती की है उन्होंने, क्योंकि टीवी से पता चला MKM को। दूसरी बात, आप थोड़ा सा MKM का देख लें, कभी आपको मुस्तफ़ा कमाल साहब वो गवर्नर हाउस में नज़र आया? नहीं आया, क्योंकि वो एंटी ग्रुप है। खालिद मकबूल साहब अलग ग्रुप है। फारूक सत्तार साहब जो एक कमेटी चला रहे थे और फिर जाके गवर्नर के साथ चिपक गए, एक अलग दड़ा बना लिया। और अभी आप देख रहे कल से वो धमकियाँ तो दे रही हुकूमत को, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो बाज़ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त थे उन्हें कहा कि उसी फ्लाइट में नियाल हाशमी साहब के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कराची आ रहे थे और बड़ा खुश नज़र आ रहे थे। तो ये जो फारूक सत्तार साहब कर रहे हैं बस सिर्फ अपनी बाव बढ़ा रहे कि काबीना में इस तीसरे दड़े को भी लिया जाए, बाकी कुछ नहीं है। MKM इसी तनख्वाह पे काम करेगी। 1988 से लेके आज तक वो मुख्तलिफ हुकूमतों में करते और ब्लैकमेलिंग का एक लंबी उसकी तारीख है और ये हुकूमत को थोड़ा बहुत अलचल करेंगे लेकिन वो भी नहीं कर सकेंगे इस वजह से कि खालिद मकबूल ग्रुप अलग है, मुस्तफ़ा कमाल मुझे ये फरमा दें, तो गवर्नर की तब्दीली का मुतालबा रखकर आपने 28वीं तरमीम को मंजूर करवाने की यकीन दहानी करवाई है हुकूमत को और इसी वजह से फिर आपका ये मुतालबा पूरा हुआ है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ज़रूर आपको बताऊंगा कि गवर्नर की तब्दीली का पीपल्स पार्टी का मुतालबा और प्रेशर हमारा ज़रूर था। उसकी वजह ये थी कि कामरान टिसोरी साहब ने गवर्नर हाउस को एक चौराहा बनाया था और वहाँ अपनी चिचोरी हरकतें करता था वहाँ पे, और फिर आखिर में उन्होंने एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस बुलाए थे जो नाबालिग तारीखदानों को, रिटायर भगोड़ों को बिठा के और वहाँ सिंध की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई है और कराची को सिंध से अलग करने की, जहाँ कराची में पाकिस्तान का करारदाद पास हुआ है तो यकीनन उसमें सिंध का बच्चा उस पर नाराज़ है और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी उस पर नाराज़ है कि इस तरह आप साजिश कर रहे हो कराची के अंदर बैठ के और कराची के खिलाफ। या सिंध के बच्चे को छोड़िए, सदर साहब बहुत नाराज थे इस बात पर, ऐसा ही है मंदुखेल साहब? जी क्या बताएं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस बात पर सदर साहब बड़े नाराज थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर हाउस में कराची के मुस्तकबिल पर, उस पर सदर साहब बड़े नाराज थे। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपको बताऊं कि सिंध का बच्चा नाराज था उस पर। मैं तो आपको अपना बता रहा हूँ, सिंध का बच्चा नाराज था इस वजह से कि जिस थाली में आप खाते हो और उसी में चेत करते हो, तो ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको सिंध ने गवर्नर बनाया, आपको सिंध ने तालीम दी, आपको सिंध ने रोज़गार दिए और आप सिंध के खिलाफ साजिश करेंगे और वो भी नादान लोगों को, तारीख से नावाकिफ़ लोगों को आप बिठा के और कराची की तारीख जो है ना वो मसख करके आप पेश करेंगे, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं कहता हूँ सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं, सिंध के रहने वाले जितनी भी पार्टी के लोग हैं, आप अभी बशीर मेमन साहब से पूछे क्या वो भी इस चीज का एग्री है कि सिंध को टुकड़े किया जाए? ठीक शौकत साहब, ये सारा मामला सारा आप देख रहे होते हैं, वैसे तो आप लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है पाकिस्तान की सियासत, लेकिन इस वक्त सिंध चली गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बरबला बता रही है कि हाँ जी अनकंफर्टेबल थी, कुछ मसाइल थे, कुछ परेशानी थी, लेकिन हुकूमत इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हुकूमत कह रही है हमारा जो 2022 के बाद फिर इलेक्शन जब हुए 24 में, उसमें हमारा यही तय पाया था कि 2 जगहों पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा, बाकी जगहों पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। तो ये होना था, इसलिए हो गया है। तो ये वाकई इतना ही सादा मामला है, हुकूमत बता रही है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से गवर्नर लगाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, उन्होंने काफ़ी देर से इसका इस्तेमाल किया, लेकिन चूँकि सिंध के मामलात हैं, वहाँ पे इश्यूज़ हैं
और उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रही है पीपल्स पार्टी, जिसकी वजह से लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं वहाँ पे। स्पेशली मैं अर्बन एरिया की बात करूँगा, जो कराची के हालात हैं इस वक्त वो इंतहाई नामुनासिब हैं। अगर आप कोई सा भी उनका मंसूबा उठा के देखें, सड़कें खुदी हुई हैं, धूल उठ रही है, बुरे हालात हैं, ढक्कन खुले हुए हैं, लोग उसमें गिर रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है। तो आई थिंक कि उनको अपने गवर्नेंस पे भी फोकस करना चाहिए। जब गवर्नेंस आपकी ठीक हो तो फिर एक गवर्नर की उससे आपको कोई ख़तरा महसूस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखें कि एक ऐसे गवर्नर जिसकी अपनी पार्टी भी उसके हक में नहीं थी, तो उसके खिलाफ होना और उसको हटाना, तो अब जो निहाल हाशमी साहब आए तो वो कौन से पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो नहीं, आज वो तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही है, ना पीपल्स पार्टी से हो रही है ना नून लीग से हो रही है। और यही सियासत का बहुत बड़ा डिलेमा है हमारा, कि हम अपने मुखालिफिन की जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उनकी जो। हालांकि बेहतर तो ये होता है कि गवर्नेंस पे फोकस होते हैं, सिंध के हालात अच्छे होते हैं। ये बात तो बहुत आसानी से कहा जाता है कि जी ये बड़ा हब है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, कराची बहुत पहले से ही रोजगार दे रहा है। लेकिन कराची के साथ जो सलूक हो रहा है वो मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि MQM और पीपल्स पार्टी के बीच अर्बन और रूरल की लड़ाई हो रही है और उसकी वजह से कराची बहुत सफर हो रहा है। हालांकि आप देखें मिनी पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा है, कितनी बड़ी उसकी आमदन है। लेकिन कराची में आप जाएं तो आपको नहीं लगेगा। ये भी ऐड कर लेना कि MQM को किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है MQM ने सिर्फ यही कहा है कि हम हुकूमतों से अलहदा हो जाएंगे, लेकिन कभी हुई नहीं है। तो यहाँ पर इस बार फिर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि अब तो कोई जवाब ही नहीं बचता। तो आपको लगता है अलग होंगे? नहीं, देखें MQM को बड़ी मुश्किल से जिन लोगों को वजारतें मिली हैं वो कभी भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार होंगे। और दूसरा ये कि उनकी डोरें तो कोई उनके पास नहीं है कि वो खुद डोरें हिल, वहाँ तो जहाँ से हिलेंगी तब जाके मैं बताऊँगा। अभी तो इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही है कि जहाँ से उनको इशारा मिलना है इशारा मिला होगा, कोई इशारा नहीं मिला है। ये एक इंटरनल इनकी चेंजेस थी, इन्होंने कर दी है। आई थिंक MQM उस पर काम करेगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक, बशीर मेमन साहब आप फरमाइएगा। सर, ये सिंध में गवर्नर की तब्दीली हुई, तो काफी आपके इत्तेहादी हैं, आपसे काफी नाराज हैं। उनकी तरफ से तो मशवरा ये दिया जा रहा है कि अब हमारा हुकूमत में बैठने का कोई जवाज नहीं बनता है, क्योंकि इस तब्दीली का उनको मीडिया से पता चला है। सर, क्यों अचानक से तब्दीली हुई कोई? वालेकुम अस्सलाम। और आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इस अपने मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमारा एग्रीमेंट था पीपल्स पार्टी के साथ कि MQM ये हमारी जो गवर्नर सिंध था वो PMLN को जाना था, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, गवर्नर बलूचिस्तान PMLN और गवर्नर जो KP है वो पीपल्स पार्टी। तो जाहिर उस मुआहदे पर अमल तो होना था, उसमें काफी अर्सा गुजर गया था। तो शायद ही अभी मुनासिब मौका था, काफी दिन हो गए। अभी जो है वो जाहिर है हमारे भी मतलब वो है पॉलिटिकल स्ट्रीक्स है सिंध में, तो हम इंशाल्लाह काम करना चाह रहे हैं और हम अपने जो गवर्नर अपने हिसाब से रखना चाह रहे हैं। और मुझे नहीं पता किस तरह पता लगा उनको, किस तरह नहीं पता लगा, मैं चूंकि इन चीजों का प्रिवी नहीं हूँ। लेकिन मतलब हमारे चूंकि वो एग्रीमेंट में शामिल था तो हमने उस पर अमल किया। अच्छा सर, आपके साथ आपके इत्तेहादी है ना, तो MQM के साथ क्या मुआहदा हुआ था? उनके साथ भी क्या 2.5 साल वाला मुआहदा हुआ था और इस मामले पर आपने उनको एतमाद में नहीं लिया? मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि उनको जरूर एतमाद में लिया गया होगा, डेफिनेटली लिया गया होगा एतमाद में। और MQM हमारे दोस्त हैं, हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे इत्तेहादी रहे हैं और हमने इलेक्शंस भी साथ लड़े हैं। और जाहिर है मतलब एक नुमाइंदा जमात है लोगों की, तो हमने जरूर एतमाद में लिया होगा ऊपर हमारी से। सर, एक बात जो हो रही है वो ये कि पीपल्स पार्टी के दबाव पर हुकूमत ने ये तब्दीली की है, इसमें कितनी हकीकत है सर? अब चूंकि मुझे पता नहीं है, मैंने तो मीडिया में ही सुना था पीपल्स पार्टी ये कह रही थी, मीडिया से पता चला, ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि इससे उसके असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। लेकिन यह कि हमने अपनी चीज जो शायद पहले नहीं ली थी वो हमने अपनी वापस ले ली है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं नहीं समझता कोई इशू। वैसे मेमन साहब, आपको भी तो गवर्नर बनाने के हवाले से नाम सामने आता रहा ना, लेकिन पीपल्स पार्टी को गालिबन आपके नाम पर एतराज था। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये निहाल हाशमी साहब हैं, हम दोनों मुस्लिम लीग नवाज के मियां नवाज शरीफ साहब के कारकुन हैं।
हम कोई भी मैंने बात ही की है। मैं समझता हूँ ये हमारी मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत बहुत टाइम फैसला है कि हम अपने गवर्नर को मतलब चलिए इस बात की तो तस्दीक या तरदीद कर देना, आपके नाम पर एतराज था ना किसी को? मुझे एतराज की तो बात ही नहीं है, तो मेरी क़यादत का फैसला है। क़यादत ने ही फैसला करना था कि बशीर मेमन बने या निहाल हाशमी बने। क़यादत ने फैसला किया निहाल हाशमी बने, ठीक है, मना सदकना, एवरीबडी वुड एग्री टू व्हाटएवर हमारी पार्टी क़यादत की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे एतराज क्यों होगा जी। मैं कौन हूँ तो एतराज करने वाला? फैसला तो मेरे क़यादत ने करा, मेरे प्रेसिडेंट ने फैसला किया, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है, इंशाल्लाह सही ये साबित होगा सिंध एक बहुत अच्छा फैसला है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बशीर प्रोग्राम में साथ मौजूद थे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों में शौकत यूसुफजई साहब और कादिर बंदुखेल साहब, ये दोनों साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। आज सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों के साथ उन्होंने एक मवाजना भी किया है। इमरान खान का मवाजना उन्होंने ईरान के शहीद लीडर आयतुल्लाह खामनाई से किया है। पहले ज़रा सुन लीजिए उन्होंने बात क्या की है, फिर दोनों मेहमानों की जानिब सवाल लेके चलेंगे। इमरान खान साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, इस्लामी दुनिया के वो लीडर हैं। दो ही लीडर थे, एक बदकिस्मती से शहीद कर दिया गया और एक अभी अडियाला जेल में है। यूसुफजई साहब पहले जरा आप इस बात का जवाब दीजिए ना सर, ये मवाजना करना सही है? वैसे ये तो सुहेल अफरीदी साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि खामनाई साहब जो है वो ज़ाहिर है वो तो कोई इलेक्शन के ज़रिए तो नहीं आते थे, उनके अपनी तौर सियासत थी। और इमरान खान तो एक सियासी इलेक्शन लड़के सियासत करने वाली जमात के सरबराह हैं, तो आई थिंक इसमें वो मुआवजा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है खामनाई साहब की जो स्टैंड थी, जो अपने उस पर उन्होंने स्टैंड लिया और स्टैंड लेकर अपनी जान दी, कुर्बानी दी, तो उस हवाले से उन्होंने बात की होगी कि आज इमरान खान भी उसी तरह स्टैंड ले रहा है। तो आई थिंक ये तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ज़ाहिर है दो मुख्तलिफ वो हैं, ममालिक के सरबराहान भी हैं और दो मुख्तलिफ उसके नज़रियात के लोग हैं। क्योंकि एक तरफ हम सियासत पे वो बिलीव करते हैं और वहाँ पे वो सियासत पे बिलीव नहीं होता था, वहाँ पे उनका अपना एक वो तौर तरीका था। तो आई थिंक वो तो, लेकिन ये बात है कि उन्होंने अपने कौम के लिए, वतन के लिए कुर्बानी दे दी, सर नहीं झुकाया। तो आज इमरान खान भी वही कर रहा है। यानी आपकी नज़र में ये मवाजना बनता ही नहीं है? नहीं, मतलब अगर इस लिहाज से है तो फिर तो ठीक है ना। मतलब ये कि उन्होंने अपनी कौम के लिए जान दी ना। वो अगर वो अमेरिका के आगे सर झुका लेते तो वो आज जिंदा होते। इसका कहने का मकसद ये है ना कि आज अगर इमरान खान भी अगर बात मान लेते हैं तो वो तो बाहर हो जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे अगर वो डील कर ले या मान ले। तो आई थिंक देखिए मेरा ख्याल ये कि हुकूमत अपने लिए काफ़ी है। जो मुश्किलात पैदा कर रही है ना गवर्नमेंट, जो हम बहुत पहले से कहते रहे कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी ठीक नहीं है। खुदा के लिए अपनी पॉलिसी पे फोकस करे। एक अकाउंटेंट को आपने खारजा पॉलिसी का निगरान बनाया हुआ, तो यही हाल होगा। आज आपका इस्लामाबाद महफूज नहीं है। और सर इस पे जो दिलचस्प फैक्ट है ना शौकत साहब, वो ये है कि अंदरूने मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से तनकीद कर रही है, वरना दुनिया में इस चीज़ की बड़ी पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान ने तमाम ममालिक के साथ किस तरह से बनाकर रखी हुई है। ईरान से भी बात हो रही है, अमरीका के साथ भी बात हो रही है, सऊदी अरब के साथ भी पैक्ट किया हुआ है। तो ये तो तारीफ हो रही है पाकिस्सान की खारजा पॉलिसी की। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे चले आप जुमला मुकम्मल करें। जो हालात आज है ना, ये हालात हमारे सामने कभी नहीं थे कि हमारे मशरिकी मगरबी सरहदें, फिर अंदरूनी तौर पे खलफशार, क्यों ये हुकूमत खुद ही बना रही है ना। आज अगर ये इमरान खान को इजाज़त दे दे, मुलाकात की इजाज़त दे दे, जो डॉक्टर उनका इलाज का जो उनका हक बनता है, नहीं अगर वो मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। जब आप अंदरूनी तौर पर मजबूत, तो वो मशरिक़ वस्ता में जो लड़ाई जा रही है उसको रुकवा लेंगे अगर बहनें मिल लेती हैं जाके। शौकत साहब बहुत लंबी तवील बात हो सकती है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहा है और मंदुखेल साहब का भी जवाब मैंने इस पे लेना है। मुझे इजाजत दीजिए। मंदुखेल साहब, ये जो मवाजना किया है सुहेल आफरीदी साहब ने और फिर बात को मजीद आगे बढ़ा दिया शौकत यूसुफजई साहब ने कि खान साहब से मुलाकात करवाते तो शायद ये जो मशरिक़ वस्ता में हालात बने हुए ये नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें यहाँ पर।
नहीं किरण, मेरे ख्याल में आपने पूरे जुमला नहीं सुना। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा आलम इस्लाम के 2 लीडर थे, है नहीं, उसने कहा थे, ठीक है। बहरहाल वो उसकी अपनी है। शौकत यूसुफजई साहब, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जिस शख्स को एक जेल में है नहीं आता और एक शहीद हो गए, उसको आप इस्लामी दुनिया का उसका आप नहीं, उसने कहा थे, ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि एक, ये इसने कहा कि एक शहीद हो गया, एक जेल चला गया, लेकिन दो आलमी थे, ये उसने कहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जिस शख्स को ख़ातम नबी नहीं आता हो उसको आप आलम इस्लाम का खुदा का वास्ता इस्लाम का मजाक ना उड़ाए। ज़रूर ये कह दे PTI का रहनुमा है, पाकिस्तान का रहनुमा है, क़ायद आज़म के बाद दूसरे नंबर पे जो भी नाम दे दो, मगर इस्लाम को बदनाम न करें, मेहरबानी करें। दूसरी बात शौकत यूसुफजई साहब के खिदमत में अर्ज़ करूँ, डील तो आपकी चल रही है, डील तो आपकी जो ज़मानतों की दरख्वास्त है और ये मेडिकल डील तो आपको चल रही है, मगर ये शर्त ये है कि हुकूमत की कुछ शर्तें, आपकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें हो जाएंगी तो किसी वक्त भी वो फाइनलाइज हो जाएगा, चाहे वो ईद से पहले हो या ईद के बाद हो। और इससे पहले जाके हुकूमती वजीर ये कह चुका है मेरे साथ एक शो में, उन्होंने कहा कि हमने खान साहब को ऑफर की कि आपको मिडिल ईस्ट किसी मुल्क में भेज देंगे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे यूरोप या अमेरिका भेज दें। तो इसका मतलब बातचीत तो चल रही है, लेकिन ये कि अब कौन किसकी शर्तें मान रहा है और उसी बेस पर फैसला होगा। ये काफी पुरानी बात हो गई। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कादिर बंदूखेल साहब, शौकत यूसुफजई साहब मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।